खामखा। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये गारो हिल्स की जमीन और उसकी आत्मा को समझने का एक न्योता है। आज हम सिलसिला के चुनावी नतीजों का एक फोरेंसिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसे सिर्फ आंकड़ों की हार जीत के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि शासन और जनता की उम्मीदों के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये है सिलसिला, मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चुनाव में हर बार लगातार 90% से ज्यादा लोग वोट डालने आते हों। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग लोकतंत्र को कितनी गहराई से समझते हैं और उसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। वो सिर्फ नागरिक नहीं है, वो अपने भविष्य के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। उनका हर एक वोट एक उम्मीद है, एक मांग है और एक फैसला भी। और इन्हीं जागरूक लोगों के फैसले से एक आंकड़ा निकल कर आता है 3.56%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक राजनीतिक पहेली है, एक ऐसा सवाल जो बहुत ही गहरे विश्लेषण की मांग करता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो पिछली बार यहां से चुनाव जीती थी, उसका वोट शेयर लुढ़क कर इतने निचले स्तर पर आ जाए? तो हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र यही है, 3.56% का सवाल। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। यहाँ हमारा मकसद किसी व्यक्ति की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम और उस रणनीति को समझना है जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आए। जरा स्लाइड को देखिए, ये तस्वीर उस पूरे बदलाव को बिल्कुल साफ कर देती है। 2018 में कांग्रेस लगभग 45% वोट के साथ एक मजबूत विजेता थी और सिर्फ 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 4% से भी कम हो गया और पार्टी मुकाबले में चौथे नंबर पर पहुंच गई। देखिए, राजनीति में बदलाव तो होते रहते हैं, लेकिन इतनी तेजी से इतनी बड़ी गिरावट एक बहुत गहरे प्रणालीगत संकट की तरफ इशारा करती है। इन आंकड़ों को सही मायने में समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना ही होगा। हमें गारो हिल्स की नब्ज को पकड़ना होगा, वहां की मिट्टी, वहां के समाज और वहां के लोगों की असल जरूरतों को महसूस करना होगा, क्योंकि हर चुनाव की असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो कैसा है सिलसिला, चलिए समझते हैं। ये एक ग्रामीण और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ की ज्यादातर आबादी गारो समुदाय की है, जिनकी अपनी एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दशक में यहाँ वोटरों की संख्या में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी युवा आबादी है जिसकी अपनी नई उम्मीदें हैं। और यहाँ का इतिहास हमें बताता है कि वोटर किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहते, वो काम के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। तो ये जागरूक वोटर आखिर मांग क्या रहे हैं? उनकी मांगें बहुत बुनियादी हैं, जो सीधे सीधे उनके जीवन से जुड़ी हैं। वो एक अच्छी सड़क चाहते हैं, जैसे सिलसिला से बालाचंदा तक, जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि उनके लिए बाजार और अस्पताल तक पहुंचने का जरिया है। वो चाहते हैं कि उनके गांव में 24 घंटे बिजली आए, ताकि उनके बच्चे रात में पढ़ सकें और छोटे मोटे कारोबार चल सकें। किसान चाहते हैं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो दफ्तर बंद पड़ा है वो फिर से खुले, ताकि उन्हें खेती में मदद मिल सके। और युवा अपने ही घर के पास रोजगार के मौके चाहते हैं। और यहीं पर हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत सामने आता है, हर व्यक्ति की गरिमा। जब लोग सड़क, बिजली या रोजगार मांगते हैं तो वो सिर्फ सुविधाएं नहीं मांग रहे होते, वो असल में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अपना हक मांग रहे होते हैं। राजनीति को इसी संवाद पर टिके रहना चाहिए, जहां लोगों की जरूरतों को सम्मान से सुना जाए और जिम्मेदारी से उन तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। चलिए अब इस हार के कारणों की गहराई में उतरते हैं। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन व्यवस्थागत यानी सिस्टेमिक वजहों पर होगा जिनकी वजह से 2023 का ये नतीजा हमारे सामने आया। इसे एक फोरेंसिक जांच की तरह समझिए। ये डेटा मैट्रिक्स हमें पूरी कहानी बताता है। जरा 2013 और 2018 के चुनावों को देखिए। कांग्रेस ने लगभग 50% और फिर 45% वोट शेयर के साथ बहुत आराम से जीत हासिल की थी। मुकाबला साफ तौर पर आईएनसी और एनपीपी के बीच ही था। लेकिन 2023 में ये पूरा समीकरण ही बदल गया। और ये बार चार्ट उस बदलाव को एक ही झटके में दिखाता है। 45% से सीधे 3.56% पर। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप है। ये इस बात का संकेत है कि जमीनी हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी है। तो ये भूकंप आया कैसे?
इसका जवाब इस डोनट चार्ट में छिपा है। 2023 का चुनाव दो तरफा नहीं था, ये एक 4 कोनों वाला मुकाबला बन गया। एनपीपी ने लगभग 50% वोट लेकर अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन जो बाकी के 50% वोट थे वो टीएमसी, बीजेपी और आईएनसी के बीच बुरी तरह से बंट गए। इसी को वोटों का विभाजन कहते हैं। कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो इन नई पार्टियों की तरफ खिसक गया। तो संक्षेप में कहें तो विफलता के कारण ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहरे और व्यवस्थागत थे। जमीनी स्तर पर संगठन धीरे धीरे कमजोर हो चुका था। कोई ऐसा मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं था जो लोगों को एक साथ जोड़ सके। डिजिटल दुनिया में जहां आज की राजनीति का एक बड़ा मैदान है, वहां मौजूदगी बहुत कमजोर थी। और सबसे बड़ी रणनीतिक भूल, वोटों के इस बंटवारे को रोकने के लिए कोई गठबंधन नहीं बनाया गया। ठीक है, समस्या का विश्लेषण तो बहुत हुआ, अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ हम एक बिल्कुल स्पष्ट और एक्शन लेने लायक रणनीतिक ढांचा पेश कर रहे हैं। हमने इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है, यानी 4 चेहरों वाला एक सिद्धांत। ये विश्वास और जनादेश दोनों को वापस हासिल करने का एक रोड मैप है। चतुर्मुख सिद्धांत असल में राजनीति को 360 डिग्री के नजरिए से देखने का तरीका है। इसका मतलब है कि आपको 4 मोर्चों पर एक साथ और एक ही लय में काम करना होगा। पहला जमीन, दूसरा संस्कृति, तीसरा गठबंधन और चौथा मीडिया। अगर एक भी मोर्चा कमजोर रह गया तो पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। पहला और सबसे जरूरी चेहरा है जमीन। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। सारी राजनीति लोगों के रोजमर्रा की ठोस समस्याओं को हल करने से ही शुरू होती है। हवाई वादे नहीं, बल्कि जमीनी काम। इसके लिए कुछ ठोस और समय सीमा के साथ वादे करने होंगे। जैसे ये सार्वजनिक रूप से संकल्प लेना कि सलसला बालाचंदा सड़क 18 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। ये पक्का वादा करना कि हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। और ये अभियान चलाना कि किसानों के लिए बंद पड़े सरकारी दफ्तर फिर से खुलेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाना होगा। अब आते हैं दूसरे चेहरे पर, और वो है संस्कृति। देखिए, राजनीति सिर्फ विकास के आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पहचान का, समुदाय का और स्थानीय मूल्यों के सम्मान का भी नाम है। विश्वास की नींव यहीं से बनती है। इसके लिए गारो समुदाय के सामाजिक ताने बाने को समझना और उसका सम्मान करना होगा। मारक और संगमा जैसे महत्वपूर्ण वंशों के नेताओं से सीधा संवाद करना होगा। स्थानीय चर्च और समुदाय के बुजुर्गों का भरोसा जीतना होगा और उम्मीदवार ऐसा चुनना होगा जो जमीन और संस्कृति दोनों से गहराई से जुड़ा हो। तीसरा चेहरा है गठबंधन। राजनीति में अंक गणित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप विपक्ष में हैं तो वोटों को एक साथ लाना और उनके बंटवारे को रोकना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यूडीपी जैसी समान विचारधारा वाली पार्टियों या प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ एक मंच पर आना होगा। लक्ष्य एक और सिर्फ एक होना चाहिए, सत्ता के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोकना। इसके लिए इलाके के विश्वसनीय लोगों और सामाजिक समूहों का समर्थन हासिल करना भी बेहद जरूरी है। और चौथा और आखिरी चेहरा है मीडिया। आज के डिजिटल युग में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं कहेंगे तो कोई और आपके बारे में झूठी कहानी गढ़ देगा। अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक आधुनिक मीडिया रणनीति चाहिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर खासतौर से स्थानीय गारो भाषा में एक जबरदस्त अभियान चलाना होगा। लेकिन डिजिटल के साथ साथ पारंपरिक मीडिया जैसे कि स्थानीय रेडियो और अखबार, उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। और संदेश बिल्कुल साफ और फोकस्ड होना चाहिए। विकास, भ्रष्टाचार का विरोध और समुदाय की भलाई। तो अंत में ये चतुर्मुख सिद्धांत सिर्फ चुनाव जीतने की कोई मशीन नहीं है। ये असल में सच्ची जनसेवा के जरिए एक जनादेश का निर्माण करने की प्रक्रिया है। यह रणनीति से सेवा तक और फिर सेवा से विजय तक का एक सफर है। तो वापसी का रास्ता इन 6 कदमों से होकर जाता है। सबसे पहले एक सही और सम्मानित उम्मीदवार। दूसरा, वोटों को एकजुट करने वाला एक मजबूत गठबंधन। तीसरा, बूथ स्तर तक एक मजबूत संगठन। चौथा, स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित अभियान। पांचवां, प्रभावी शासन की एक सकारात्मक कहानी। और छठा, अपने जागरूक मतदाताओं को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस काम से जोड़ना। और जब हम डिजिटल जुड़ाव की बात करते हैं तो यहाँ भारत का एक और महत्वपूर्ण मूल्य सामने आता है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत गोपनीयता और सहमति का सिद्धांत।
मतदाताओं के साथ आपका डिजिटल रिश्ता विश्वास पर बना होना चाहिए। उनकी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सहमति से उनकी समस्याओं को हल करने और उन तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। तो अंत में ये एक सवाल उठता है, क्या राजनीति सिर्फ संयोग या किस्मत का खेल है, या फिर ये एक विज्ञान है जिसे डेटा, रणनीति और गहरी समझ से साधा जा सकता है? सेल्सिला का ये विश्लेषण हमें यही बताता है कि हाँ, ये एक विज्ञान हो सकता है। और इस विज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा सिद्धांत बस इतना है कि एक स्थायी जनादेश का रास्ता हमेशा अच्छे शासन से होकर ही गुजरता है। जीत अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। जीत तो अच्छी और सच्ची सेवा का एक स्वाभाविक नतीजा है, एक बाय प्रोडक्ट है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.